नमस्कार, मेगा इलेक्शन बुलेटिन सरकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में प्रचार का शोर आज थम गया है। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर प्रहार किया, जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने इस मौके पर रामलला के दर्शन किए और अयोध्या में लंबा रोड शो भी। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में बड़ा सियासी घटनाक्रम आज फिर देखने को मिला। कांग्रेस दफ्तर में स्थानीय नेताओं के दुर्व्यवहार से नाराज राधिका खेड़ा ने कांग्रेस पार्टी को टाटा बाय बाय कह दिया है। तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर अक्षय कांति बम ने जोरदार धमाका किया है। और क्या हुआ है देश और प्रदेश की सियासत में, बताएगा आपको आज का सरकार। और सरकार की शुरुआत आज की मेगा स्टोरी के साथ। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस दफ्तर में स्थानीय नेताओं की बदसलूकी से नाराज राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने इस्तीफे को पोस्ट किया और कांग्रेस नेतृत्व पर जमकर निशाना साधा। राधिका खेड़ा का रायपुर में कांग्रेस मुख्यालय में स्थानीय नेताओं से विवाद हुआ था। अटकलें हैं कि राधिका बहुत जल्द बीजेपी भी ज्वाइन कर सकती हैं। इस विवाद में अब तक क्या कुछ हुआ है, देखिए इस रिपोर्ट में। ये वही राधिका खेड़ा है जो 22 सालों से कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी रही। छात्र राजनीति से ही कांग्रेस की विचारधारा के साथ जिन्होंने पार्टी के लिए हर मोर्चा पर कदम ताल किया। रविवार को कांग्रेस को अब ये अलविदा कह चुकी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे अपने इस्तीफे में उन्होंने पार्टी की नीति और नियत पर सवाल खड़े कर दिए। खास बात यह है कि राधिका ने भी पार्टी को अलविदा कहने वाले बाकी कांग्रेस प्रवक्ताओं की तरह ही कांग्रेस को राम विरोधी साबित करने की कोशिश की। राधिका ने कहा कि वो अयोध्या में राम मंदिर में श्री रामलला के दर्शन से खुद को रोक नहीं पाई और इसके बाद ही पार्टी के भीतर हर स्तर पर उन्हें निशाने पर लिया जाने लगा। राधिका ने कहा कि वो लड़की हैं और लड़ सकती हैं और अब भी वो वही कर रही हैं। आदिकाल से लेकर आज तक ये सत्य है, कटु सत्य है कि जब जब किसी ने धर्म का साथ दिया है तो उसका विरोध हुआ है। चाहे हिरण्यकश्यप जी हो, चाहे रावण से लेकर कंस तक, ये सब उदाहरण है कि किस तरीके से जब जब धर्म का साथ दिया जाता है तो उन लोगों का विरोध किया जाता है। श्री अयोध्या धाम रामलला की जन्मभूमि हम सब हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र स्थली है और मैं वहाँ दर्शन करने से अपने आप को रोक नहीं पाई, लेकिन वहाँ जाने का विरोध इस कदर मुझे सहना पड़ेगा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था। मेरे साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अभद्रता हुई, मुझे वहाँ पे धक्का मुक्की करी गई, कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। मैं चीख चीख कर गुहार करती रही, छोटे से लेकर सबसे बड़े शीर्ष नेतृत्व तक गुहार करती रही, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला। पार्टी अध्यक्ष खड़गे के नाम लिखे पत्र में राधिका ने पार्टी के भीतर भेदभाव के भी आरोप लगाए हैं। मैं अभी इसी बात पे कायम रहना चाहूँगी क्योंकि एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, बहुत ही अंदर से, और मेरे को इस बात को बोलने में और बहुत पीड़ा से इस समय गुजर रही हूँ क्योंकि बहुत भारी मन से मैं इस्तीफा दे रही हूँ। आज 22 साल मैंने जहाँ दिए हैं, जिस विचारधारा के लिए मैं लगातार लड़ी हूँ, न्याय के लिए और लोगों की न्याय के लिए बात करती हूँ। हमारी पार्टी बात करती है महिला न्याय के लिए, किसान न्याय के लिए, युवा न्याय के लिए, श्रमिक न्याय के लिए, और जब खुद के घर में अन्याय होता है और उस पर चुप्पी साध लेते हैं क्योंकि सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम राम जी के दर्शन करके आए और न्याय देने से हमें इनकार कर दिया जाता है, तो इस समय ये बहुत ही गहरी चिंतन की बात है। अब एक बार जान लीजिए कि आखिर राधिका खेड़ा के इस बखेड़े की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है। दरअसल 30 अप्रैल को राधिका खेड़ा राजीव भवन में नेताओं से चर्चा कर रही थी। पीसीसी संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने इस पर आपत्ति जताई। राधिका खेड़ा के प्लानिंग करने पर नेताओं को फटकार तक लगाई, जिसके बाद प्रदेश कांग्रेस नेताओं और राधिका खेड़ा के बीच जमकर बहस हुई। 1 मई को राधिका खेड़ा ने ट्वीट कर अपमान पर दुख जताया। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस की रीति नीति पर सवाल उठाए। मामला सुलझाने के लिए 3 मई को राजीव भवन में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने राधिका खेड़ा से 3 घंटे तक घटना के बारे में पूछताछ की, लेकिन सुलह की कोशिश नाकाम रही और 5 मई को राधिका खेड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। खेड़ा का पूरा बखेड़ा जिस राजीव भवन में शुरू हुआ था, आज फिर हम वहां पहुंचे जहां इस पूरे विवाद के मुख्य किरदार छत्तीसगढ़ के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला मौजूद थे। और इस मामले पर जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए और देखिए।
सुशील आनंद जी, मेरी बात आप आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। सुशील आनंद जी से बात कर रहा हूँ। देखिए यही व्यवहार कर रहे थे राधिका खेड़ा जी से, यही उदाहरण जो है आज प्रस्तुत कर दिया है उन्होंने। सुशील आनंद शुक्ला जी, आपने क्या राधिका खेड़ा का अपमान किया? उसमें वो साफ तौर पर लिख रहे हैं कि मेरा अपमान हुआ है। मैंने उनका कोई अपमान नहीं किया, वो मेरी छोटी बहन के समान थी, हमेशा मैंने उनका सम्मान किया था। आज भी वो पार्टी छोड़ी है, एक महिला होने के नाते मैं उनका सम्मान करता हूँ। राधिका ने इस्तीफा दे दिया है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि खेड़ा पर बखेड़ा का अंत हो गया हो, या यूं कहें कि ये तो नए बखेड़े की शुरुआत है, क्योंकि जिस पार्टी ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराकर बीजेपी को बड़ा मुद्दा दिया था, उस पार्टी की नेत्री ने पार्टी नेताओं पर यह कहते हुए आरोप लगाया कि राम मंदिर दर्शन के कारण ही उनका विरोध हो रहा है, और वहीं ये संकेत भी दिए हैं कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित हैं। तो अब सवाल यही है कि क्या वो भी कांग्रेस छोड़ने वाली बाकी प्रवक्ताओं की तरह बीजेपी में डेरा डालने वाली हैं? इस पूरे मामले में जोरदार सियासत हो रही है, राजनीतिक भूचाल आया हुआ है। इस पूरे मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साई क्या कह रहे हैं, वो भी आप सुनिए। इस तरह से अपमानित हुई अपने लोगों के द्वारा कि रो रो के बुरा हाल हो गया उसका, और ये नारी न्याय की लोग बात करने वाले लोग, इनके कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फर्क रहता है। और इसी कारण से आज कांग्रेस की जो दुर्गति हो रही है, एक छत्र शासन करने वाले लोग 55-60 साल तक आज ये लोग विलुप्त होते जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी को चिट्ठी लिखी है, और ये तो उनका व्यक्तिगत निर्णय है। रही बात राम मंदिर, तो कोई भी जा सकता है, देश का हर नागरिक जा सकता है। ये घर परिवार की बात था, तो इसको किसी जाति या धर्म से या किसी मंदिर से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। मैंने सभी लोगों से 1-to-1 चर्चा की और पर्याप्त समय तक सभी चीज़ें जानने की कोशिश की, चर्चाएं की, और उसके बाद उसके आधार पर AICC ने जो रिपोर्ट मांगे थे वो रिपोर्ट मैंने बना के भेज दी। बाकी निर्णय तो पार्टी को करना था। तो राधिका खेड़ा से शुरू हुआ ये बखेड़ा इतने जल्दी खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जो भी अपडेट होगा ABC 24 आप तक लगातार पहुंचाता रहेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि परसों ही अब 7 मई को तीसरे चरण के तहत मतदान होना है, और इससे कांग्रेस को शायद खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो देश भर में लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। देश के 12 राज्यों की 92 सीटों पर प्रचार का शोर आज शाम 5 बजे थम गया। 7 मई को मतदाता इन सीटों पर अपने वोटिंग के अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इस चरण में यूपी की 10, बिहार की 5, पश्चिम बंगाल की 9 लोकसभा सीटों समेत 92 सीटों पर मतदान होगा। तीसरे चरण में बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने प्रचार के आखिरी दिन अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस चरण में सैकड़ों उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 1 करोड़ 88 लाख मतदाता करेंगे। तीसरे चरण में कई दिग्गज नेताओं की किस्मत दांव पर है। इनमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गांधीनगर से सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी से, मध्य प्रदेश में विदिशा से शिवराज सिंह चौहान, गुना सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजगढ़ में दिग्विजय सिंह, महाराष्ट्र की बारामती सीट से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार की किस्मत का फैसला 7 मई को ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो आइए अब आपको बताते हैं कि देश में किस राज्य में कितने सीटों पर चुनाव होना है 7 मई को। तो देखिए, गुजरात की 26 सीटों पर 26 सीटों पर कहा जा रहा है, लेकिन सिर्फ 25 सीटों पर ही गुजरात में मतदान होगा, क्योंकि सूरत सीट पहले ही बीजेपी जीत चुकी है। पूरी की पूरी 25 सीटों पर गुजरात को 7 मई में मतदान होगा। कर्नाटक की कुल 14 सीटों पर मतदान होना है, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10, मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर मतदान होगा। कई हाई प्रोफाइल सीट इन 9 सीटों में शुमार है। छत्तीसगढ़ की 7, यानी कि एक साथ छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर 7 मई को मतदान होगा। बिहार की 5 सीटों पर, असम की 4, पश्चिम बंगाल की भी 5 और गोवा की 2, दादर नगर हवेली की 1, दमन एंड दीव की 1 लोकसभा सीट पर मतदान होना है 7 मई को। तो चलिए, देश भर की 92 सीटों की तस्वीर हमने आपको दिखाई, और अब आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ के मैप के जरिए कि छत्तीसगढ़ में कहां-कहां चुनाव हो रहा है। पहले चरण का चुनाव छत्तीसगढ़ में मात्र 1 सीट पर हुआ, बस्तर में। दूसरे चरण का महासमुंद, राजनांदगांव और इसके साथ ही कांकेर में हुआ। लेकिन तीसरे चरण के तहत छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पर मतदान हो रहा है। ये आप देख रहे हैं मैप के जरिए। सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर,
इसके साथ बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग और रायपुर, इनमें से कई हाई प्रोफाइल सीट है जैसे कि दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर। सबकी नजरें टिकी हुई है कि इस बार जनता किसके हक में फैसला देती है। चलिए, छत्तीसगढ़ के बाद अब रुख कर लेते हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में कहां कहां चुनाव होने हैं ये मैप से आप समझिए। मुरैना, भिंड, ग्वालियर और गुना, ग्वालियर संभाग के अंतर्गत ये चारों ही सीट आती है। चारों ही सीट बेहद हाई प्रोफाइल, सबकी नजरें टिकी हुई है इस बार गुना और खास तौर पर ग्वालियर पर। अब बात विदिशा की, जहां पर भी हाई प्रोफाइल सीट है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से यहां से सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं। विदिशा के ही साथ सागर में भी मतदान होना है 7 मई को। राजगढ़, भोपाल और बैतूल। राजगढ़ में पूर्व सीएम डिप्टी सिंह एक बार फिर से माफ कीजिएगा दिग्विजय सिंह एक बार फिर से चुनावी मैदान पर है। बैतूल की बात की जाए तो दूसरे चरण में यहां पर मतदान होने थे, लेकिन बसपा प्रत्याशी अशोक भलावी के निधन होने के बाद अब यहां पर तीसरे चरण के तहत मतदान हो रहा है। और अब आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में किस पार्टी के पास कौन सी सीट है। बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर, ये 6 सीटें हैं जो अभी बीजेपी के पास है। कांग्रेस के पास मात्र कोरबा। ये हम आपको 7 सीटों का समीकरण बता रहे हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 11 में से 9 सीटें बीजेपी ने जीती थी और मात्र 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा था कांग्रेस को। इस बार कांग्रेस ने एक बार फिर से कोरबा से ज्योत्सना महंत पर ही भरोसा जताया है और उनके सामने है राज्यसभा सांसद सरोज पांडे। और बीजेपी की अगर बात की जाए तो बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर, इन 6 सीट पर इस वक्त बीजेपी के ही सांसद हैं। और अब इसी तरह आपको मध्य प्रदेश का भी समीकरण समझा देते हैं। मध्य प्रदेश में किस पार्टी के पास कौन सी सीट है, तो देखिए बीजेपी के पास ही पूरी सीट है, क्योंकि 29 में से 28 सीट बीजेपी ने जीती थी। एकमात्र छिंदवाड़ा, जिसमें पहले चरण के तहत ही मतदान हो चुका है, वो कांग्रेस ने उसमें जीत हासिल की थी। भोपाल, विदिशा, राजगढ़, गुना, बैतूल, सागर, ग्वालियर, मुरैना और भिंड, ये सभी सीटें अभी बीजेपी के पास है, लेकिन माना जा रहा है कि इनमें से कई सीटों पर इस बार बीजेपी को कांग्रेस कांटे की टक्कर देने वाली है। और आइए अब आपको आमने सामने का भी समीकरण बता देते हैं। देखिए, परसों ही मतदान होना है और ऐसे में ये जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आपके लोकसभा सीट से आमने सामने यानी कि कांटे की टक्कर किन के बीच है। रायगढ़ की अगर बात की जाए तो रायगढ़ में इस बार राधेश्याम राठिया पर भरोसा जताया गया है। मेनका देवी सिंह, इन्हें प्रत्याशी घोषित किया गया है रायगढ़ का कांग्रेस की तरफ से। सरगुजा की बात की जाए तो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए चिंतामणि महाराज सरगुजा में बीजेपी की तरफ से लड़ रहे हैं। वहीं शशि सिंह, जो कि युवा नेत्री रही है, राहुल गांधी की करीबी रही हैं, यूथ ब्रिगेड का हिस्सा रही हैं, वो चुनौती दे रही हैं चिंतामणि महाराज को। बिलासपुर की अब बात कर लेते हैं। तोखन साहू पर एक बार फिर भरोसा जताया है बीजेपी की तरफ से और उनके सामने है देवेंद्र यादव, जो कि भिलाई से जीते हैं, लेकिन इस बार बिलासपुर की जिम्मेदारी इनके ऊपर सौंपी गई है। और 8 बार से अजय सांसद रहे, माफ कीजिएगा विधायक रहे बृजमोहन अग्रवाल, रायपुर से इन पर इस बार जिम्मेदारी सौंपी है बीजेपी ने। और इनके सामने है पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, जो पिछली बार चुनाव हार गए हैं, युवा चेहरे। दुर्ग की अगर बात की जाए तो दुर्ग से एक बार फिर विजय बघेल पर भरोसा जताया है बीजेपी ने और उनके सामने है राजेंद्र साहू, ये भी हाई प्रोफाइल सीट में शुमार है। और कोरबा की अगर बात की जाए तो यहां पर नारी शक्ति के बीच यहां पर आमने सामने की टक्कर है। सरोज पांडे वर्सेस ज्योत्सना महंत के बीच चुनावी टक्कर हमें देखने को मिलेगी। जांजगीर में कमलेश जांगड़े के सामने शिव डहरिया, पूर्व मंत्री ये रहे, विधानसभा चुनाव हार गए थे और इन्हें इस बार टक्कर दे रही है बीजेपी की तरफ से कमलेश जांगड़े। और अब आपको मध्य प्रदेश में भी आमने सामने की टक्कर बता देते हैं। बैतूल की सबसे पहले बात करेंगे। बैतूल में इस वक्त सामने है दुर्गादास उइके और रामू टेकाम। दुर्गादास उइके सीटिंग एमपी है और उन्हें टक्कर दे रहे हैं रामू टेकाम, जो पिछले बार भी चुनावी मैदान पे थे। चलिए, मैं बैतूल के बाद हाई प्रोफाइल सीट राजगढ़ की बात कर लेते हैं। रोडमल नागर पिछले बार यहां से चुनाव जीते थे, सीटिंग एमपी है ये और उनके सामने इस बार फिर 30 साल बाद राजगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी गई है दिग्विजय सिंह के ऊपर। भोपाल की बात की जाए तो पूर्व मेयर आलोक शर्मा और उनके सामने अरुण श्रीवास्तव इस बार अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं। इससे पहले विधायकी का चुनाव भी अरुण श्रीवास्तव लड़ चुके हैं। भोपाल के बाद अब बारी विदिशा की, बेहद हाई प्रोफाइल सीट, बीजेपी का गढ़ शिवराज सिंह चौहान, जो इस सीट से 5 बार सांसद रह चुके हैं और उनके सामने है प्रताप भानु शर्मा, जिन्हें दादा के नाम से जाना जाता है। 2 बार ये विदिशा लोकसभा सीट से जीत दर्ज कर चुके हैं। सागर की बात की जाए तो लता वानखेड़े पर इस बार जिम्मेदारी सौंपी गई है और उनके सामने है गुड्डू राजा बुंदेला। सागर भी हाई प्रोफाइल सीट, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचकर लोकसभा के लिए यहाँ पर प्रचार प्रसार कर चुके हैं। गुना सबसे हाई प्रोफाइल सीट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो पिछले बार कांग्रेस
की सीट पर यहां से हार गए थे और इस बार राव यादवेंद्र सिंह जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनसे मुकाबला हो रहा है। ग्वालियर भारत सिंह कुशवाहा पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं। प्रवीण पाठक ये भी पूर्व विधायक हैं। इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। और भिंड की अगर बात की जाए तो सीटिंग एमपी संध्या राय पर एक बार फिर से बीजेपी ने भरोसा जताया है। वहीं बात की जाए कांग्रेस की तो फूल सिंह बरैया जो कि विधायक हैं इस वक्त कांग्रेस के, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी उन पर सौंपी है कांग्रेस ने। मुरैना की बात की जाए शिवमंगल सिंह तोमर नरेंद्र सिंह तोमर के बेहद खास और उनके सामने है सत्यपाल सिंह सिकरवार। खास बात यह है कि ये भी पहले भाजपा में ही थे, लेकिन अब ये भाजपा को ही चैलेंज दे रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में तीसरे और अंतिम चरण में दोनों ही पार्टियों ने जोरदार प्रचार प्रसार किया और एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार भी किया। बीजेपी की ओर से सीएम विष्णुदेव साय और कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने आज रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने जनता को अपना अपना चुनावी एजेंडा बताया है, समझाया है। तो तीसरे चरण से पहले अपना आखिरी दाव उन्होंने खेल दिया है। एक नजर डालते हैं दोनों के दावों और उनके सियासी मायनों पर। देखिए रिपोर्ट। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि पूरी 11 की 11 सीट इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पहले 2 चरणों के मतदान में छत्तीसगढ़ 4 सीटों के साथ पूरे देश में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए मतदाताओं का रुझान साफ दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में 7 मई को होने जा रहे अंतिम चरण के मतदान से पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों की ओर से किए जा रहे जीत के इन दावों में कितनी हकीकत है, इसका पता तो 4 जून को नतीजों के दिन ही मालूम पड़ेगा। लेकिन दोनों ही पार्टियों ने अंतिम घमासान से पहले अपना पूरा दमखम लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। चुनाव प्रचार थमने से पहले दोनों ही दलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मतदाताओं तक अपना संदेश पहुँचाने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने जहाँ मोदी की गारंटी, तो वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मोदी की असफलताओं को गिनाया। सब लोगों ने मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धि और 3 महीने में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी की गारंटी को पूरा करने का जो प्रयास किया, इन सब बातों को प्रदेश की जनता तक पहुंचाने का काम किया। विकास की बात करें, महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, नौकरियों की बात करें, युवाओं की बात करें, इस बात पे क्यों नहीं करती है वो? आप कभी इसको दोष दोगे, कभी उसको दोष दोगे, कब तक ऐसा चलेगा? 10 साल सरकार दी आपको चलाने के लिए। 10 साल की नाकामियों को देश की जनता ने देखा है। इस समय आपकी कोई बहाने, कोई झूठ, कोई फरेब, कोई जुमलेबाजी नहीं चलना चाहिए। आपको 10 साल का हिसाब, विकास का हिसाब जनता को देना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के 3 चरणों में हो रहे चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने अपनी ओर से पूरा दमखम लगाया। भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा समेत कई राष्ट्रीय नेताओं ने सभाएं ली, तो वहीं कांग्रेस की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सचिन पायलट जनता से रूबरू हुए। दोनों पार्टियों ने महिलाओं और युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए विशेष गारंटी दी है, तो वहीं जातिगत समीकरण को साध कर वोट पाने की दिशा में मेहनत भी की है। ऐसे में अब 4 जून को देखना होगा कि जनता ने किसकी मेहनत और गारंटी को देख अपना मत दिया है। सौरभ सिंह परिहार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 रायपुर। तो लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के प्रचार का शोर आज थम गया है। आखिरी समय तक प्रत्याशियों ने हर वर्ग तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। रायगढ़ सीट पर भी बीजेपी और कांग्रेस ने प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ी। इस सीट पर आदिवासी और शहरी वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। वोटिंग से पहले आइए नजर डालते हैं सीट पर प्रत्याशियों के प्रचार और यहां के सियासी मिजाज पर। रायगढ़ लोकसभा सीट बीते 25 साल से बीजेपी का गढ़ है। इसे भेदने के लिए कांग्रेस उसी की तर्ज पर जातिगत समीकरणों के साथ साथ आदिवासी और शहरी वोटर्स को साधने की जुगत में है। बात इस सीट पर समीकरणों की करें तो रायगढ़ सीट पर 18,36,000 कुल वोटर हैं, जिनमें सर्वाधिक 4.5 लाख वोटर आदिवासी हैं। शहरी वोटर्स की संख्या तकरीबन 5 लाख है। इस संसदीय क्षेत्र में शहरी वोटों की भूमिका रहेगी, खास करके रायगढ़ शहर की, क्योंकि रायगढ़ से ही शहर से यह उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी लीड मिलेगी, परंतु ग्रामीण क्षेत्र अपने परंपरागत तरीके से मतदान करेगा और उसमें कोई ज्यादा फेरबदल नहीं होगा। कांग्रेस का ग्रामीण इलाकों में जनसंपर्क पूरा हो चुका है। प्रचार के आखिरी दौर में कांग्रेस शहरी इलाकों में जोर लगा रही है। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर मेनका सिंह लगातार कैंपेनिंग में जुटी, जबकि बीजेपी को शहरी इलाकों में पहले से बढ़त हासिल है।
लिहाजा बीजेपी प्रत्याशी राधेश्याम राठिया ग्रामीण और आदिवासी वोटर्स पर फोकस कर रहे हैं। सीएम साय भी आदिवासी क्षेत्रों में आधा दर्जन से ज्यादा सभाएं कर चुके हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी इसी मिशन पर जुटे हैं। छोटे छोटे जो कस्बे हैं जैसे ललुंगा हो, धर्मजगढ़ हो, खरसिया हो, वहां पर भी अलग अलग समाज प्रमुखों से और समुदाय प्रमुखों से, व्यापारी जन से अलग अलग वहां पर बैठकें निश्चित रूप से रोज की जा रही है और बहुत ही अच्छा माहौल है। रायगढ़ लोकसभा प्रदेश में सबसे ज्यादा मतों से जीतेगी, पूर्ण विश्वास है। निश्चित तौर पर हम शहर में थोड़ा पिछड़ जरूर जाते हैं, लेकिन इस बार हमने अपना जो टारगेट है, जो शक्ति है, वो शहरी क्षेत्र में लगाई हुई है और हमारे सभी पार्षद और बूथ के अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष लगातार आम जनता से संपर्क में और हमारी योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। रायगढ़ में बीजेपी को 25 साल से लगातार जीत मिलती रही। हालांकि जानकार इस बार छत्तीसगढ़ की कुछ सीटों पर कांटे की टक्कर और नजदीकी मुकाबले के आसार जता चुके हैं। यही वजह है कि आखिरी समय तक दोनों दल एक दूसरे पर बढ़त हासिल करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे। अविनाश पाठक, IBC 24, रायगढ़। और इसी के साथ मेगा इलेक्शन बुलेटिन सरकार में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें IBC 24 पर लगातार जारी है। नमस्कार।